तो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंडिकेटर्स। आज के टॉपिक में हमारा फोकस ये होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स इटसेल्फ क्या होते हैं और किसी भी टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स किस तरह से एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प आउट करते हैं और उनको हम यूज करके किस तरह से एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि जब आप कोई भी टाइट्रेशन करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हो या उसमें वीक हो कोई, इन ऑल द केसेस आप हमेशा एक इंडिकेटर यूज करते हैं। जो पिछला तरीका आपको बताया था पीएच कर्व बनाने का, वो पीएच कर्व तो बनाने के लिए आपको पीएच मीटर चाहिए और इस तरह का एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आपने कोई परफॉर्म नहीं किया। आपने जो कुछ काम किया वो सारा का सारा इंडिकेटर रिलेटेड काम किया है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो इंडिकेटर से रिलेटेड पढ़ा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर की वर्किंग का प्रोसीजर क्या होता है, इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं। इनिशियली अगर मैं आपसे कहूं इंडिकेटर के बारे में एक बात, कि इंडिकेटर इटसेल्फ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इंडिकेटर्स इटसेल्फ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी कि वो खुद भी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। लेकिन जिस तरह तमाम वीक एसिड की अपनी अपनी के वैल्यू होती है, पीके वैल्यू होती है, यानी एक खास स्टेज पर जाकर वो डिसोसिएट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंडिकेटर्स की भी के वैल्यूज होती हैं, इंडिकेटर्स की भी पीके वैल्यूज होती हैं। इंडिकेटर भी एक खास पीएच रेंज में जाकर जो है वो डिसोसिएट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके डिसोसिएशन का हमें क्या फायदा होता है। तो हमें ये फायदा होता है कि इंडिकेटर जिस स्टेज पर डिसोसिएट होते हैं, इंडिकेटर्स जिस स्टेज पर डिसोसिएट होते हैं, उनका डिसोसिएशन से पहले और डिसोसिएशन के बाद कलर अलग अलग होता है। बिफोर डिसोसिएशन and after dissociation they will show two different colors. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंडिकेटर्स का, कि इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स बट दे विल शो टू डिफरेंट कलर्स बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। अब अगर फर्ज करें कि जिस वक्त एंड पॉइंट आया, उस एंड पॉइंट के स्टेज पर जो आपका इंडिकेटर है वो डिसोसिएट कर गया, तो चूंकि डिसोसिएट करने से पहले उसका कोई और कलर था और डिसोसिएट होने के बाद उसका कोई और कलर हो गया, तो अल्टीमेटली जैसे ही कलर चेंज होगा आप फौरन स्टॉप कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका एंड पॉइंट आ गया। तो एंड पॉइंट पर क्या होता है कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं बाय डिसोसिएशन। तो होपफुली थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी कि इंडिकेटर खुद से वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लेकिन ये वीक ऑर्गेनिक एसिड की खास बात ये होती है कि ये दो डिफरेंट कलर शो करते हैं बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। तो अगर ये वीक एसिड उस वक्त डिसोसिएट करें जब हमारा एंड पॉइंट आ चुका हो या आ रहा हो, तो उस वक्त अगर ये कलर चेंज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, तो हमें पीएच मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर टाइट्रेशन में एक जैसा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं होता। आपने जो अपने प्रैक्टिकल्स में पेपर 3 में जितनी भी टाइट्रेशन की थी, आपने देखा होगा कि आपने मुख्तलिफ इंडिकेटर इस्तेमाल किए थे। जैसे आपने एक इंडिकेटर फिनोल्फथलीन इस्तेमाल किया, जैसे ही आप एसिड पिट आउट करते थे 25 cm क्यूब, आपने उसमें इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप डाले,
solution remain colorless. फिर आपने उसमें अल्कली ऐड करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता अल्कली ऐड करते गए, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जहां पर सॉल्यूशन सडनली कलरलेस से पिंक हो गया। तो जिस स्टेज पर वो कलरलेस से पिंक हो गया, आप कहते हैं कि जनाब एंड पॉइंट आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेज पर वो जो वीक एसिड है फिनोल्फथलीन, वो डिसोसिएट हुआ है, और डिसोसिएट होने के बाद उसका कलर चेंज हो गया, और वो कलर आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपने कहा कि एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ गया। अब इसको मैं और एलेबोरेट करता हूं और डिस्कस करता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वुड बी डिफाइन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम डिफाइन करते हैं कि दे आर दोज weak organic acids, they are weak organic acids which helps to identify end point of titration, by showing color change at a specific pH value. So indicators are those weak organic acids which helps to identify end point of titration by showing color change at specific pH value. हर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है अपनी pKa वैल्यू के हिसाब से। हर इंडिकेटर हर pH पे अपना कलर चेंज नहीं करता। हर इंडिकेटर की एक खास pH रेंज होती है, और उस pH रेंज के अंदर वो डिसोसिएट होता है, और वो pH रेंज हमें पता होती है। उसी के हिसाब से हम इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कि हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं बाय द चेंज इन देयर कलर एट स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। ये मैं आपको जो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू बता रहा हूं, इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूं। अच्छा जनाब, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इंडिकेटर का एक जनरल फार्मूला लिखता हूं HIN, वेयर H रिप्रेजेंट्स एसिडिक कैरेक्टर, और यहां पर जो IN है, IN इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये एक इंडिकेटर का जनरल फार्मूला है। यहाँ पर IN का हमने फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि इंडिकेटर्स आर जनरली और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो चूंकि इंडिकेटर डिसोसिएट होने के बाद जो आयन बनाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आयन होता है, जिसका फार्मूला बहुत सारे हो सकते हैं। तो आसानी के लिए हम बजाय वो फार्मूला लिखने के सिर्फ HIN लिख रहे हैं। HIN का मतलब ये है कि ये एक इंडिकेटर है, और जब ये इंडिकेटर डिसोसिएट होगा, it will produce H positive ion and IN negative ion. ये HIN is undissociated part, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हर वीक एसिड की एक pKa वैल्यू होती है, यानी कि एक खास pH पे जाके वो डिसोसिएट होता है। कोई
जिसकी अगर पीके वैल्यू 3 है तो वो उस वक्त डिसोसिएट होगा जब सॉल्यूशन की पीएच 3 होगी। अगर एक एसिड ऐसा है जिसकी पीके वैल्यू 6.5 है, इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त डिसोसिएट होगा जब सॉल्यूशन की पीएच 6.5 हो जाएगी। तो इसी तरह से इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वो एक खास पीएच पर जाकर डिसोसिएट होते हैं। तो अब आप देखिए कि ये इसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म है और एक खास पीएच पर जाकर ये डिसोसिएट हो गया। अल्टीमेटली ये इंडिकेटर की डिसोसिएटेड फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, HIN जो है ये सिंबल है इंडिकेटर का। IN फॉर इंडिकेटर, H फॉर एसिडिक कंडीशन। HIN जो है ये इंडिकेटर को जनरल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे मैंने शुरू में लिखा कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो HIN जो अभी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, इसका कलर कुछ और होगा, कलर 1 लिख दिया मैंने। एंड आफ्टर डिसोसिएशन जो IN नेगेटिव बना, इसका कलर कुछ और होगा, दैट इज कलर 2। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिकेटर जिस स्टेज पर डिसोसिएट होगा, इंडिकेटर जिस स्टेज पर डिसोसिएट होगा उसी स्टेज पर कलर चेंज आ जाएगा। और जिस स्टेज पे कलर चेंज आएगा हम अपनी टाइट्रेशन को उसी स्टेज पर स्टॉप कर देते हैं। हम अपनी टाइट्रेशन उसी स्टेज पर स्टॉप करते हैं जिस स्टॉप पर जो है वो कलर चेंज आता है। और कलर चेंज की वजह क्या होती है? इंडिकेटर का डिसोसिएशन। और इंडिकेटर का डिसोसिएशन किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी पीकेए वैल्यू पर। एक खास पीएच रेंज होती है जो कि पेपर में आपको गिवन होगी कि ये इंडिकेटर इस पीएच रेंज में काम करता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, आपको समझाता हूं कि इंडिकेटर की फंक्शन का तरीका क्या होता है, कैसे इंडिकेटर काम करता है। अगर हमारे पास फर्ज कीजिए कि वही हम टाइट्रेशन कर्व बना रहे हैं और ये टाइट्रेशन कर्व हम बना रहे हैं इन बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडिड। और ये फर्ज करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व है, तो ये 0 और 14 और ये 7। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको पता है कि पीएच शुरू होती है इन बिटवीन 0 एंड 2, 3.5 पे टर्निंग पॉइंट, देन अप टू 10.5 और मैक्सिमम ये 13 तक पीएच जाती है। ये टाइट्रेशन कर्व आपको बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व। एक बात बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जब हम टाइट्रेशन कर्व की बात करते हैं तो टाइट्रेशन कर्व आपको पहचान में आना चाहिए। देयर वर फ्यू क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर जहां पर एग्जामिनर ने सिर्फ कर्व स्केच किया है और आपको 4 केसेस दे दिए हैं, पूछा गया है कि बताइए कौन सा केस है जो इस कर्व को फॉलो कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो टाइट्रेशन कर्व बना हुआ है ये किसके दरमियान बना हुआ है। आपको हर टाइट्रेशन कर्व के टर्निंग पॉइंट्स, उनके इनिशियल पॉइंट्स मैं बता चुका हूं। अगर आपके दिमाग में वो होंगे तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा जनाब, अब जरा आइए इस बात पर कि ये चीज भी आपको याद होगी कि ये वो पॉइंट है जिसको हमने एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कंसीडर किया था कि जहां पर पीएच शार्पली इंक्रीज करती। पीएच शार्पली इंक्रीज करने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन एसिडिक से अल्कलाइन, या डिक्रीज करने का मतलब है कि अल्कलाइन से एसिडिक हुआ।
और ये वो स्टेज होता है जो हमारे एंड पॉइंट का स्टेज होता है। अगर फर्ज करें कोई ऐसा इंडिकेटर जो इस दौरान जब पीएच शार्पली चेंज हो रही है, अगर वो उस दौरान अपना कलर चेंज करेगा तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि एंड पॉइंट आ गया। यानी अगर आपका इंडिकेटर का सिलेक्शन सही है और आपका इंडिकेटर उस जगह पर अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है जहां पर शार्प इंक्रीज इन पीएच आ रहा है, यानी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ रहा है, तो फिर वो इंडिकेटर हमारा सूटेबल इंडिकेटर होगा। अगर मैं आपको इस कर्व के अंदर कहूं कि व्हाट इज द सूटेबल इंडिकेटर रेंज, तो ये जो मैंने ग्रीन पार्ट मार्क किया है, दिस इज नोन टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर रेंज। हर वो इंडिकेटर जो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करेगा, it is gonna it has been a good indicator for a specific titration, but still there are certain limits। मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर आपको याद हो टर्निंग पॉइंट का मैंने कहा था कि इट इज अराउंड 3.5। अराउंड 3.5 का मतलब एग्जैक्ट 3.5 नहीं है, ये इससे थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब एहतियातन मैं कहूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 4 से लेकर 10, 4 से लेकर 10 ये सूटेबल इंडिकेटर की रेंज होती है। पीएच 4 से 10 के दरमियान ये सूटेबल इंडिकेटर की रेंज होती है। पीएच 4 से 10 के दरमियान ये सूटेबल इंडिकेटर की रेंज होती है। और एवरी इंडिकेटर जो इस रेंज के अंदर लाए करेगा, जो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करेगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड इंडिकेटर फॉर अ गिवन टाइट्रेशन। नाउ फॉर एग्जांपल इसी टाइट्रेशन को जहन में रखते हैं और हम ए, बी एंड सी 3 इंडिकेटर्स लेते हैं और उन इंडिकेटर्स की आपको मैं पीएच रेंज बता दूं। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पीएच रेंज लिखे या एग्जामिनर आपको पीकेए वैल्यू बताए, जो भी दे दे वो आपको, वो जो भी आपको वैल्यू देगा ये वो वैल्यू होगी जिसके दौरान ये इंडिकेटर डिसोसिएट होके अपना कलर चेंज करेगा। बिकॉज इंडिकेटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये खास पीएच रेंज के अंदर डिसोसिएट होता है और डिसोसिएशन से पहले और डिसोसिएशन के बाद इसका कलर अलग अलग होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहला इंडिकेटर है और ये पहले इंडिकेटर की पीएच रेंज जो है वो 2.10 से 3.60 है। दूसरे इंडिकेटर की जो पीएच रेंज है वो 10.90 से 11.20 है। और नेक्स्ट इंडिकेटर की जो रेंज है वो 5.10 से 5.90 है। और हमें सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट करना है इन तीनों में से। एंड इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच वी हैव इन द पास्ट पेपर, जहां एग्जामिनर आपको इसी तरह से पीएच रेंज या पीके वैल्यू देगा और आपको किसी भी टाइट्रेशन कर्व के लिए सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट करने को कहेगा। अब आप ये देखिए कि इंडिकेटर ए की हम बात करते हैं। इंडिकेटर ए जो है उसका पीके वैल्यू या पीएच रेंज जो है वो 2.1 से 3.6 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2.1 पर डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। अब इंडिकेटर ए जो है वो इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल नहीं है, और वो इस टाइट्रेशन के लिए इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि 2.1 पर वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, जबकि
अब आप देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये है रेंज। ये जो पिंक या पर्पल एरिया है, इस पर्पल एरिया के अंदर इंडिकेटर ए जो है वो अपना कलर चेंज कर देगा, और ये अपना कलर चेंज करेगा बिफोर एंड पॉइंट। कलर चेंज तो हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर आप इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर ए इस्तेमाल करेंगे तो कलर चेंज तो आ जाएगा, लेकिन वो कलर चेंज बिफोर एंड पॉइंट आएगा, और आप मिस जज या मिस कैलकुलेट कर जाएंगे एंड पॉइंट को। आपको लगेगा एंड पॉइंट आ गया, लेकिन वो एंड पॉइंट नहीं होगा। तो सूटेबल इंडिकेटर का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, जो अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं यहाँ ए लिख रहा हूं, ये पर्पल वाला पार्ट जो है ये इंडिकेटर ए का पार्ट है, और इंडिकेटर ए अपना कलर जो चेंज कर रहा है वो बिफोर एंड पॉइंट कर रहा है। इंडिकेटर ए इज नॉट सूटेबल। ये पूछा भी जाता है कि आप बताएं क्यों सूटेबल नहीं है। इंडिकेटर ए is not suitable for a given titration, is not suitable for a given titration because it changes color before end point। ये कलर चेंज तो कर रहा है लेकिन एंड पॉइंट से पहले कर रहा है, इसलिए हम इंडिकेटर ए को सूटेबल इंडिकेटर कंसीडर नहीं करेंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो काइंडली रेज कर दीजिएगा जहां आपको बात समझ में ना आए। अब आते हैं बी पर, और इंडिकेटर बी जो है वो 10.9 पे अपना कलर चेंज कर रहा है। हमारा टर्निंग पॉइंट 10.5 के अराउंड आ चुका है। इसका मतलब है कि इट इज वेरी रिस्की टू यूज दिस इंडिकेटर। लाइक अगर फर्ज करें कि टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 10.5, 10.5 का मतलब है कि थोड़ा उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर फर्ज कीजिए कि एंड पॉइंट जो है वो 10.1 पे आ चुका है, पीएच रैपिडली राइज होकर 10.1 हो चुकी है, एंड पॉइंट आ चुका है, तो आप उसमें मजीद अल्कली डालेंगे, वो अपना कलर तो 10.9 पे जाके चेंज करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर अगर इसको डिफरेंट कलर से शो करूं, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है एरिया, दिस इज एन एरिया फॉर इंडिकेटर बी। Indicator B is not suitable for this titration. And why indicator B is not suitable for this titration? इसका reason आप उल्टा लिखेंगे, because indicator B भी अपना color change करेगा, but color change देखें यहां पर end point इधर आ रहा है, और अगर आप इंडिकेटर बी सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका एंड पॉइंट ओरिजिनल एंड पॉइंट से थोड़ा आगे चला जाएगा। यानी आप अगेन मिसगाइड हो जाएंगे। आपने गलत इंडिकेटर अगर सेलेक्ट किया तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, और इंडिकेटर बी जो है ये अपना कलर चेंज कर रहा है आफ्टर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। सो नाउ व्हाई इंडिकेटर बी इज नॉट सुटेबल इन दिस टाइट्रेशन? नाउ इंडिकेटर बी is not suitable, and indicator B is not suitable for given titration, और उसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि बिकॉज इट चेंजेस कलर आफ्टर एंड पॉइंट। तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं हो सकता जो आफ्टर एंड पॉइंट या बिफोर एंड पॉइंट अपना कलर चेंज करे।
आइडियल इंडिकेटर वो है जो अपना कलर चेंज करे उस रेंज के अंदर जहां पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपको एक लाइन बता दी कि 4 से 10 के दरमियान जो है ये सूटेबल इंडिकेटर की लाइन है। आपका जो भी सूटेबल इंडिकेटर होगा वो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करेगा तो वो सूटेबल होगा। अब आप आ जाइए सी पर। सी का जो पीएच वैल्यू है, सी की पीएच वैल्यू जो है वो 5.10 से 5.90 है। यानी इसका मतलब है कि वो अपना कलर चेंज 5.1 से शुरू कर देगा और आप देख रहे हैं कि 5.1 जो है वो लाई कर रहा है इन द शार्प इंक्रीज रीजन। जिस जगह पर शार्प इंक्रीज आ रहा है पीएच में, ये वही रीजन है जहां एंड पॉइंट हमारा आया है। तो इस इंडिकेटर की जो पीएच है वो लाई कर रही है इन द शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज वाले रीजन के अंदर। सो नाउ दिस इंडिकेटर out of these three, C is an indicator which is suitable for this titration because its color change within the range of endpoint। जो हमने एंड पॉइंट की रेंज सेलेक्ट की है कि एंड पॉइंट की रेंज जो है उसमें पीएच 4 से 10 शार्पली इंक्रीज होती है फ्रॉम 4 से 10, तो ये सूटेबल इंडिकेटर की रेंज है। तो हमने इस रेंज को जो है वो सिलेक्ट किया है और इसी रेंज के हिसाब से जो है वो हमने इंडिकेटर सी को करेक्ट इंडिकेटर सिलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें इस पूरे डिस्कशन में आपका कोई सवाल आपके जहन में है, कोई बात करनी है आपको, तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए कि एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। नाउ आई एम मेकिंग another titration curve and this titration curve is different from above 0, 7 and 14। और यहां पर भी हमने वॉल्यूम ऑफ यहां मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड, ठीक है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, जिस तरह के पेपर में कंफ्यूज किया जाता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडिट में हम अब अपना जो कर्व स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, अब आप इस कर्व को देखकर बताइए कि ये कर्व किसके दरमियान टाइट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, and which solution is taken in a flask and which solution is taken in a burette। Anyone can answer? ओके जी, एक आंसर आया है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। करेक्ट। वीक एसिड इसलिए कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो पीएच है वो 0 और 7 के दरमियान कहीं शुरू हो रही है, दैट इज अराउंड 3 और 3.5। और जब ये 3 और 3.5 के दरमियान कहीं पीएच स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इज अराउंड 3 और 3.5। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि योर एसिड इज अ वीक एसिड। फिर आपने उसमें अल्कली डाला और जो टर्निंग पॉइंट आया है वो अराउंड 10.5 आया है और पीएच जो है वो 12 से अबव हो गई है। जो मैक्सिमम पीएच है इट इज अबव 12। और अगर मैक्सिमम पीएच अबव 12 या 12 और 14 के दरमियान हो तो ये इंडिकेट करता है कि बेस इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 10.5 और स्ट्रॉन्ग बेस की जो मैक्सिमम पीएच जाती है वो 12 to 14 के दरमियान जाती है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर आप डिसाइड कर रहे हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है। अच्छा, अब जरा इसकी हम इंडिकेटर रेंज देखते हैं
इसकी सूटेबल इंडिकेटर की रेंज थोड़ी लिमिटेड हो गई है। यहां पर सूटेबल इंडिकेटर की रेंज लिमिटेड हो गई है, और सूटेबल इंडिकेटर की रेंज इसलिए लिमिटेड हो गई है कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड में 3.5 पे आ रहा था, यहां पर इन केस ऑफ वीक एसिड इट इज अराउंड 6. It is around 6. So this is range of suitable indicator, और ये अराउंड 6 आता है। यहां पर जो है वो सुटेबल इंडिकेटर की रेंज जो है वो अराउंड 6 है। ये अच्छा, अब मसला ये है कि टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 6, तो क्या हम इंडिकेटर 6 वाला ही लेना चाहिए? तो लॉजिकली हमें इंडिकेटर वो सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी पीके वैल्यू या पीएच रेंज जो है वो 6 से अबव हो, क्योंकि अराउंड 6 का मतलब है कि ये 6 से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा 6 से कम भी हो सकता है। तो जो एक सूटेबल रेंज हो सकती है वो 6.5 से 10 हो सकती है। दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ रेंज ऑफ सूटेबल इंडिकेटर इन दिस पर्टिकुलर केस। इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो हम इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे ये वो इंडिकेटर होने चाहिए जिनका कलर चेंज होगा, विद इन द रेंज ऑफ 6.5 टू 10। अगर ये 6.5 टू 10 के दरमियान कहीं पर अपना कलर चेंज करते हैं तो दे आर कंसीडर्ड टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर अ गिवन टाइट्रेशन। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रीजन है बिफोर एंड पॉइंट और आफ्टर एंड पॉइंट, ये वो रीजन है कि अगर आपने कोई भी इंडिकेटर इस रेंज के अंदर यूज किया तो वो इंडिकेटर सूटेबल नहीं होगा। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल पर जाऊं, प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने आपके सामने ये 3 इंडिकेटर्स रखे थे, ये 3 इंडिकेटर्स रखे थे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में। अब आप देखिए कि इनमें से जो पहले इंडिकेटर सी सूटेबल था, इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर सी भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज इस टाइट्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो शार्प इंक्रीज आ रहा है पीएच में वो 6.6 के अराउंड आ रहा है, और हमने रेंज जो सेलेक्ट की है वो 6.5 टू 10 के दरमियान की है। तो अगेन इंडिकेटर सी इज नॉट सूटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सूटेबल था। अब वही इंडिकेटर यहां सूटेबल नहीं है। इसीलिए इंडिकेटर सेलेक्ट करते हुए आपको जब एग्जाम में टाइट्रेशन डिफरेंट करवाई जाती थी आपके प्रैक्टिकल लैब में, तो आप देखते थे कि हर मर्तबा एक नया इंडिकेटर यूज होता था। तो वो ऐसी तफरी के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इट हैज सम पर्पस। ये इंडिकेटर का सिलेक्शन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सॉल्यूशन, कि आपको जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं उनका जो पीएच कर्व बना था वो कैसा बना होगा, तो उसी की बेस पर वो इंडिकेटर और उसकी पीके वैल्यू को देखकर डिसाइड किया जाता है। नाउ एनी इंडिकेटर जिसकी पीके रेंज 6.5 से 10 के दरमियान हो वो अपना सूटेबल इंडिकेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडिकेटर डी ले लेता हूं और इंडिकेटर डी की मैं पीके वैल्यू आपको दे देता हूं कि इसकी पीके वैल्यू जो है वो 7.20 से 7.80 है, तो अब इंडिकेटर डी डेफिनेटली जो है वो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए
वन ऑफ द सुटेबल कंसीडर होगा, सुटेबल इंडिकेटर, बिकॉज के ये अपना कलर चेंज 7.2 पे करने जा रहा है, विच इज अ गुड साइन और गुड रेंज कि जहां हमारा एंड पॉइंट वाला शार्प इंक्रीज आ चुका होगा। तो ये उसी शार्प इंक्रीज वाले रीजन के अंदर अपना कलर चेंज कर रहा है। हम मिसगाइड नहीं होंगे इस इंडिकेटर को यूज कर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल? सर, जी, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सी ज्यादा सुटेबल है या डी वाला? उसमें सी भी चलेगा, डी भी चलेगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए बहुत सारे पॉसिबल इंडिकेटर होते हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर अगर होता लिमिटेड, तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती कि वो इंडिकेटर अगर अरेंज नहीं होता तो फिर हम टाइट्रेशन कैसे करते। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइट्रेशन के लिए बहुत सारे पॉसिबल इंडिकेटर नहीं हो सकते। हाँ, कलर चेंजेस अलग अलग आते हैं, क्योंकि हर इंडिकेटर का जो कलर चेंज है वो अलग होता है। क्योंकि आप देखें जैसे ये 7.2 और 7.8 के दरमियान अपना कलर चेंज कर रहा है, तो 7.2 से पहले इसका कोई और कलर होगा, 7.8 के बाद उसका कोई और कलर होगा, और ये वो ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें ये अपना कलर चेंज कर रहा है। तो ऐसे ही होता है जैसे आपको फिनाफ्थलीन की मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि फिनाफ्थलीन को आप एसिडिक कंडीशन में रखें तो वो हमेशा कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर आप फिनोल के 2 ड्रॉप बेस में डाल के देखें, अल्कली में डाल के देखें, तो फौरन सोल्यूशन रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिनाफ्थलीन जो है वो एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, और बेसिक कंडीशन में वो अपना कलर चेंज करके पिंक या रेड हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो अल्कलाइन कंडीशन में जाके डिसोसिएट होता है। उसकी जो डिसोसिएशन की रेंज है वो कुछ और है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है ये है हमारे पास पीएच एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड। राइट स्टूडेंट, ये आपके सामने एक टाइट्रेशन कर्व है। पहले तो ये डिसाइड करें कि ये टाइट्रेशन कर्व किसके दरमियान बना हुआ है। बेटा बेटी यार, इतना इतने इंतजार करने वाली बात नहीं है जी। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, गुड। और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में ब्यूरिट में हमने क्या लिया है? ब्यूरिट में क्या लिया है? ब्यूरिट में हमने एसिड लिया है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि इसकी पीएच जो शुरू हो रही है वो बेसिक से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि फ्लास्क के अंदर बेस है, और फिर जब उसमें हम एसिड डाल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पीएच कम हो रही है, फिर शार्पली डिक्रीज हुई और फाइनली एंड खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये ग्राफ है इन बिटवीन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच जो है वो शार्पली डिक्रीज होगी फ्रॉम 8, अराउंड 8। आपको बताया था कि जो टर्निंग पॉइंट होता है वीक बेस का, इट इज अराउंड 8, और ये 8 से अराउंड 3.5 जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम 8 वाला कंसीडर करेंगे तो 8 वाला ज्यादा सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि 8
अराउंड 8 है, ये इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो ये आपके सूटेबल इंडिकेटर की रेंज वाला एरिया हो गया। और इस सूटेबल इंडिकेटर वाले रेंज एरिया में अगर हम इसको लिखते हैं कि दिस इज नोन टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर रेंज, और इस केस में जो सूटेबल इंडिकेटर रेंज हमें बनती हुई नजर आती है वो ये है कि हम स्टार्ट करें ऐसे इंडिकेटर से जो कि 8 तो टर्निंग पॉइंट है, but it might be near to 7.5 और 7.5 से ये हो up to 4, या उल्टा आप लिख दें 4 to 7.5। लेकिन मैंने 7.5 से 4 इसलिए लिखा है कि ये आप सोल्यूशन बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप बेसिक वाली पीएच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि पीएच जो है वो 8 से 3.5 पहुंचेगी, तो पीएच हाई से लो हो रही है, तो वो इंडिकेटर ज्यादा सूटेबल होगा जो हाई के क्लोज होगा। अब यहां पर देखें, मैं इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिकेटर ए लेता हूं। इंडिकेटर ए की रेंज फर्ज करें है 4.2 से 6.1। इंडिकेटर बी की जो रेंज है वो है 7.2 से 8.5, और इंडिकेटर सी की जो रेंज है वो है 5.2 से 4.8। अब आपको इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। ये 4.2 है, 9.2 नहीं है, ठीक है। दिस इज 4.2 से 6.1, और ये जो है वो 5.2 से 6.8। यस, व्हाट अबाउट इंडिकेटर ए? क्या इंडिकेटर ए सूटेबल होगा? Yes, sir. याद रखिएगा, पीएच डिक्रीज हो रही यस है, सर हुआ। पीएच डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 8 टू 3.5। तो एनी इंडिकेटर जो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज देगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर। तो अब यहां पर पीएच मैंने कहा कि ये 4.2 से 6.1 के अंदर कलर चेंज करेगा, लेकिन एक्चुअली यहां पर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि पीएच ऊपर से नीचे जा रही है। यहां पर जो आपको पीएच रेंज दी हुई, अब आप उल्टी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो है वो इस मर्तबा सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हैं, तो पीएच हाई से लो हो रही है। और मैंने आपको सूटेबल इंडिकेटर की रेंज यहाँ बताई है 7.5 से 4, तो ये हाई से लो में आप पढ़ेंगे तो 7.5 से 4 ये इसके दरमियान आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिकेटर ए जो है वो इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है। इंडिकेटर ए जो है वो इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर है, क्योंकि ये 6.1 पे अपना कलर चेंज कर देगा, जो हमारे शार्प डिक्रीज वाली रेंज के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन इंडिकेटर बी सूटेबल इसलिए नहीं है कि ये 8 पॉइंट, उसको उल्टा पढ़ेंगे, जब भी हाई से लो हो रही होगी पीएच, तो हमेशा पीएच रेंज को उल्टा पढ़ेंगे 8.5 से 7.2, यानी कि ये 8.5 पे अपना कलर चेंज कर देगा। और 8.5 पे कलर चेंज करने का मतलब ये है कि ये बिफोर एंड पॉइंट अपना कलर चेंज कर रहा होगा, क्योंकि हमारा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो अराउंड 8 आता है, और सूटेबल इंडिकेटर की रेंज जो हमने सेलेक्ट की है वो 7.5 से 4 की है। तो इंडिकेटर बी जो है इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर, क्योंकि ये 8.5 पर अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, विच इज बिफोर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन।
नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सी? सी के बारे में क्या ख्याल है? उल्टा पढ़ेंगे और रेंज को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे रेंज को। ओके, किसी ने आंसर किया है? यस, दो लोगों ने किया, से शोएब अहमद ने सूटेबल, सारा ने किया सूटेबल। गुड, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सूटेबल है इसलिए कि 6.8 पर ये अपना कलर चेंज करेगा और 6.8 जो है वो लाई कर रहा है इस रीजन के अंदर। ये रीजन है 7.5 से 4 के दरमियान। तो हर वो इंडिकेटर जो इस रेंज के अंदर अपना पीएच चेंज करेगा वो पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर कंसीडर हो। तो दिस इज अ वे कि हाउ टू आइडेंटिफाई सूटेबल इंडिकेटर। यहाँ पर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कल की क्लास में मैं टाइट्रेशन कर्व के और इंडिकेटर के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो आप इससे मेजॉरिटी ने बुकलेट ले लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लिया कॉलेज में वो बुकलेट अवेलेबल है, आफ्टर योर क्लासेस जाकर वहां से बुकलेट ले लीजिए या किसी से मंगवा लीजिए ताकि बुकलेट आपके साथ मौजूद हो, आप उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर जो आपको होमवर्क असाइन किया जाए वो आप उसमें कंप्लीट कर सकें। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ए और सी में से कौन सा ज्यादा सूटेबल होगा? ए और सी दोनों सूटेबल है, कोई भी यूज सकता है। ए और सी दोनों सूटेबल ऑप्शंस। क्योंकि इसलिए सूटेबल ऑप्शंस हैं कि यहाँ पीएच हाई से लो हो रही है, तो हम जो इंडिकेटर की रेंज देखेंगे वो हाई से लो पड़ेंगे। तो वो हाई रेंज पे अपना कलर ऑलरेडी चेंज करना शुरू कर चुका होगा, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि वो लो रेंज में कहां तक जाता है। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है अभी भी तो पूछ लीजिए। राइट जी, तो अब इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आप पास पेपर्स के साथ बैठेंगे और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे।